हेलो एनएफ एक्सप्लेन्स हियर। तो कहानी की शुरुआत कुछ चुनिंदा इंसानों को समंदर के बीच एक रहस्यमयी आइलैंड पर भेजा जाता है। ये लोग किसी तरह इतना विकसित हो चुके हैं कि अब उन्हें टैलेंटेड कहा जाता है। बाकी दुनिया के लिए ये ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि एलियन मॉन्स्टर्स धरती पर आ चुके हैं और पूरी मानव जाति को मिटाने पर तुले हैं। अब ये मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी के दुश्मन के नाम से जाने जाते हैं। कहानी एक अनजान साल में शुरू होती है, शायद 2000 के शुरुआती सालों में। हमारा मेन कैरेक्टर है नानो नाकाजिमा, जो इस आइलैंड पर बाकी टैलेंटेड लोगों के साथ रहता है। लेकिन नाकाजिमा बिना किसी टैलेंट के पैदा हुआ, जिससे वह अपनी फैमिली के लिए शर्मिंदगी बन गया, क्योंकि उसके घर वाले पूरी तरह उससे उलट है। उसके पिता ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया और इस एकेडमी में भेज दिया ताकि वह अपना टैलेंट ढूंढ सके, और इस तरह वह अपने परिवार से भी दूर हो गया। यह आइलैंड एक तरह का ट्रेनिंग कैंप या स्कूल है, जहां सारे टैलेंटेड लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और यह पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ बाहरी दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता जब तक कि टीचर खुद हेडक्वार्टर्स को कॉल न करे, जो इस आइलैंड के मालिक और ह्यूमैनिटी के दुश्मनों को खत्म करने वाले टास्क फोर्स के हेड हैं। नाकाजिमा बिना किसी पावर के होने की वजह से क्लास में सबसे अलग थलग रहता है और बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं। फिर एक दिन टीचर क्लास में 2 नए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहला लड़का है कायलिया आफ्टर। तभी एक बिग माउथ और झगड़ालू स्टूडेंट एजिमा मोगो जोर देकर पूछता है कि कायलिया का टैलेंट क्या है, लेकिन टीचर उसे रोक देता है और कहता है कि उसका टैलेंट सीक्रेट रहेगा। नाकाजिमा को यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर जिनका टैलेंट सीक्रेट रखा जाता है वे सबसे पावरफुल होते हैं। इसके बाद एक पिंक हेयर वाली लड़की एंट्री करती है। वह काफी चेयरफुल होती है और अपना नाम नाना बताती है। वह कोई भी चीज छुपाती नहीं और तुरंत अपने टैलेंट के बारे में बता देती है, माइंड रीडिंग। लेकिन नाना सिर्फ लोगों के विचार ही नहीं पढ़ सकती, बल्कि उनके दिमाग की गहराई में जाकर उनकी पुरानी यादों और बीती हुई जिंदगी तक देख सकती है। वह बताती है कि वह हमेशा लोगों के इनर वॉइस सुनती रहती है और तब मदद करती है जब कोई ज्यादा सोचने लगता है। टीचर उसे क्लास के पिछले हिस्से में बैठने के लिए कहता है और संयोग से उसकी सीट नाकाजिमा के बगल में होती है। जैसे ही नाना नाकाजिमा के दिमाग में झांकती है, उसे पता चलता है कि पूरी क्लास उसे बेकार समझती है, क्योंकि नाकाजिमा खुद भी बस यही सोचता रहता है। जब इतनी खूबसूरत लड़की उसके पास बैठती है तो वह नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई ऐसी लड़की उसकी मदद क्यों करना चाहेगी। लेकिन नाना उसकी पर्सनालिटी को समझ चुकी होती है और पहले ही दिन उससे दोस्ती करने का मन बना लेती है। नाना अपनी पावर से नाकाजिमा के बारे में और गहराई से जानने लगती है। जब वह उसकी पुरानी यादों में झांकती है तो उसे पता चलता है कि नाकाजिमा का पिता एक घमंडी मिलियनेयर था, जो अपने बेटे से बहुत निराश था, क्योंकि वह परिवार के लिए किसी काम का नहीं था। नाना समझ जाती है कि नाकाजिमा अपने पिता का सम्मान वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके पिता ने उसे फैमिली वॉच संभालने की जिम्मेदारी दी थी और नाकाजिमा ने वादा किया था कि वह इसे हर हाल में सुरक्षित रखेगा। नाना यह भी जानती है कि नाकाजिमा को क्लास लीडर बनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जिससे उसके पिता को उस पर गर्व होगा। लेकिन उसे यह भी पता है कि नाकाजिमा कभी खुद के लिए वोट नहीं करेगा, इसलिए नाना जल्दी से उसके लिए वॉलंटियर कर देती है और उसकी बेहतरीन क्वालिटीज सबके सामने गिनाने लगती है। लेकिन क्लास के 2 सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स मोगो और सेया भी खुद को क्लास लीडर के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। अब इस पर बहस छिड़ जाती है कि अगला क्लास लीडर कौन होगा। तभी कायलिया बीच में आकर सबको शांत करता है और एक ड्यूल मैच का सुझाव देता है, जिससे तय किया जा सके कि लीडर कौन बनेगा। स्कूल खत्म होने के बाद नाना नाकाजिमा के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसे आइलैंड घुमा सकता है, क्योंकि वह अभी भी नई है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। जब वे आइलैंड में घूम रहे होते हैं तो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान नाना अचानक गिरने लगती है, लेकिन नाकाजिमा उसे तुरंत पकड़ लेता है। नाना कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे धक्का दिया हो, और दोनों को शक होता है कि शायद यह ह्यूमैनिटी का दुश्मन हो सकता है। रात को जब वे अपने अपने डॉर्म की तरफ लौट रहे होते हैं तो नाना नाकाजिमा के पिता के साथ उसके रिश्ते की बात छेड़ देती है। यह सुनते ही नाकाजिमा चिढ़ जाता है,
क्योंकि ये उसकी पर्सनल यादें थीं जिनके बारे में वह किसी से बात नहीं करना चाहता। लेकिन नाना उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है, जिससे नाकाजिमा और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उस पर नाराज हो जाता है कि वह उसके इतने पर्सनल मैटर्स में दखल क्यों दे रही है। नाना अब भी नहीं समझ पाती कि नाकाजिमा के क्लास लीडर बनने में दिक्कत क्या है, क्योंकि यही तो वह हमेशा से चाहता था, अपने पिता को इम्प्रेस करना। लेकिन नाकाजिमा उसे साफ कह देता है कि उसके लिए ये सब बेमतलब है, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट के वह कभी नहीं जीत सकता। अगले दिन स्कूल में मोगो, जिसे फायर ब्रूट कहा जाता है, और सेइया, जो आइस विज़र्ड के नाम से मशहूर है, क्लास लीडर की पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। दोनों लड़ाई के मैदान में आते हैं और एक दूसरे पर जोरदार अटैक करते हैं। फिर सेइया अपनी आइस मैजिक से मोगो की टांगे फ्रीज कर देता है और उसे हरा देता है। मोगो को यह हार बहुत अपमानजनक लगती है और वह गुस्से से भर जाता है। फिर मोगो अपनी पूरी पावर लगाकर एक बड़ा फायरबॉल बनाता है और सेइया की तरफ फेंकता है। यह फायरबॉल पूरी क्लास को निशाना बना रहा होता है। तब तक नाकाजिमा बीच में कूद पड़ता है और उस खतरनाक ब्लास्ट को रोक देता है, जिससे उसका छुपा हुआ टैलेंट सामने आ जाता है। नाकाजिमा का टैलेंट दूसरों के टैलेंट को नष्ट करने का है, यानी वह किसी दूसरे की शक्तियों को रोक सकता है। किसी कारणवश उसने इसे एक राज रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि यह दूसरों के टैलेंट्स के मुकाबले बेकार है। हालांकि सब हैरान हो जाते हैं और नाकाजिमा का धन्यवाद करते हैं, और उसी वजह से वह नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। नाकाजिमा फैसला करता है कि उसे नाना का धन्यवाद करना चाहिए, जो क्लास में उसकी अकेली दोस्त है और वही एकमात्र थी जिसने उसके लिए खड़ा हुआ। तो दोनों मिलते हैं एक पहाड़ी पर। वे मानवता के दुश्मनों के बारे में बात करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि शायद स्कूल में कोई इन्फिल्ट्रेटर हो, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स किसी भी रूप में आ सकते थे, यहाँ तक कि इंसानी रूप में भी। तो कोई भी स्टूडेंट इन मॉन्स्टर्स में से एक हो सकता था। तभी नाना की प्यारी सी पर्सनैलिटी बदलकर एक अंधेरे रूप में बदल जाती है और वह नाकाजिमा को क्लिफ से फेंक देती है। नाकाजिमा चौंकते हुए एक पतली रस्सी से लटकता है और उससे पूछता है, यह क्या हो रहा है? तब नाना अपना राज खोलती है कि वह असल में एक टैलेंटलेस स्टूडेंट है और टैलेंटेड लोगों की जाति से नहीं है। वह सिर्फ एक सामान्य इंसान है। और यह भी खुलासा करती है कि जिन मानवता के दुश्मनों से टैलेंटेड स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे थे, वे असल में मौजूद नहीं थे। जो विशाल राक्षसों के बारे में वे किताबों में पढ़ते थे, वे सब झूठ थे। असल में मानवता के असली दुश्मन खुद टैलेंटेड लोग ही हैं। नाना नाकाजिमा को समझाती है कि करीब 5 साल पहले सामान्य इंसान इन टैलेंटेड लोगों से परेशान हो गए थे, जो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे थे। ये नए तरह के इंसान जो खास शक्तियां रखते थे, वे अब इन्हें अपराध से लड़ने या मानवता की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। उन्होंने दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया था, सारे कानून तोड़े, और यही सब कुछ एक बड़ी जंग की वजह बना, जिसमें टैलेंटेड लोग और सामान्य इंसान एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। इंसानों ने आखिरकार जंग जीत ली, और जीत के बाद जो भी कम उम्र के टैलेंटेड लोग बचे थे, उन्हें असली दुनिया से काटकर इन रिमोट आइलैंड्स पर छोड़ दिया गया। सिखाया जाता है कि वे यहाँ सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और मानवता के दुश्मनों को हराना उनका मकसद है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। यह सब इंसानों का बनाया हुआ झूठ था। सच्चाई यह थी कि इन टैलेंटेड लोगों को इन आइलैंड्स पर रखने का असली मकसद सिर्फ इतना था कि इंसान दुनिया पर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। इसीलिए एक सीक्रेट मिशन बनाया गया, टैलेंटेड लोगों को खत्म करना, इससे पहले कि वे अपनी सुपरनैचुरल पावर्स को पूरी तरह से मास्टर कर सके। इसके लिए इंसानों को किसी नॉर्मल इंसान को इन आइलैंड्स पर भेजना पड़ता है, जो पहले टैलेंटेड लोगों की पावर्स का पता लगाए और फिर उन्हें खत्म कर दे। कुछ हद तक अमंग अस जैसी सिचुएशन। इस बार जो इन्फिल्ट्रेटर भेजा गया है वह नाना है। भले ही उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी से कम नहीं है। अपनी तेज दिमागी ताकत और हाई आईक्यू की बदौलत वह बाकी स्टूडेंट्स को आसानी से यकीन दिला सकती थी कि उसके पास माइंड रीडिंग की पावर है, जिससे वह बिना शक के टैलेंटेड लोगों के बीच घुल मिल सके। इंसानों के हेडक्वार्टर्स ने उसे जो मिशन दिया है वह यह है कि वह इन टैलेंटेड लोगों की पावर्स को पहचाने और जितनों को हो सके उन्हें खत्म कर दे,
उसका पहला टारगेट नाकाजिमा था, जिसे वह पहले ही एलिमिनेट कर चुकी है। अब उसे अपने अगले टारगेट्स पर फोकस करना है। अगले दिन क्लास एक झील के पास जाती है, जहां नाना पहली बार सैया की असली ताकत देखती है। वह कुछ ही सेकंड्स में पूरी झील को जमा देता है। नाना नोटिस करती है कि बर्फ कितनी मोटी है और अंदाजा लगाती है कि इसे पूरी तरह पिघलने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। बाद में क्लासरूम में नाना सैया के पास बैठकर उसकी पावर के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करती है। इस बीच मोगो किसी और स्टूडेंट को धमका रहा होता है। मोगो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे वह खुद ही जमीन पर गिर जाता है। यह सब शिबुसावा की वजह से हुआ, एक और टैलेंटेड स्टूडेंट जिसकी पावर है टाइम मैनिपुलेशन। सैया नाना से बात करते हुए बताता है कि शिबुसावा शायद पूरी क्लास का सबसे पावरफुल इंसान है, क्योंकि वह न सिर्फ समय को रोक सकता है बल्कि पीछे ले जा सकता है और फ्यूचर के इवेंट्स को बदल भी सकता है। यह सुनते ही नाना उसे अपना अगला टारगेट बना लेती है, क्योंकि उसकी पावर ओपी ओवर पावर्ड है और वह नाना के मिशन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसी सोच के साथ नाना लंच के दौरान शिबुसावा से मिलती है और क्यूट बनकर यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे उस पर क्रश है, सिर्फ इसीलिए ताकि वह उसकी पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल सके। उसे शिबुसावा की लिमिट्स और कमजोरियों का पता लगाना है। काफी बातचीत के बाद नाना यह जानने में कामयाब हो जाती है कि शिबुसावा सिर्फ 24 घंटे तक ही समय में पीछे जा सकता है। हालांकि अगर वह और पीछे जाने की कोशिश करे तो उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और वह थककर कमजोर हो जाता है। अब नाना उसके खिलाफ एक प्लान बनाने लगती है, लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बदल जाती है। वह मिस्टीरियस फाइट हेयर वाला नया स्टूडेंट जो नाना के साथ उसी दिन आया था, बातचीत में कूद पड़ता है। उसका नाम है काओया और अब तक किसी को नहीं पता कि उसकी पावर क्या है। काओया नाकाजिमा की अचानक हुई गुमशुदगी को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था, जैसे उसे कुछ शक हो, लेकिन नाना तुरंत खुद को बचाने के लिए पूरी कहानी उसके खिलाफ मोड़ देती है। वह काओया पर ही शक जताकर कहती है कि असली मानवता का दुश्मन वही है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पावर किसी को नहीं बताई। शिबुसावा, जो नाना को पसंद करने लगा था, बिना सोचे समझे उसकी साइड ले लेता है। यह देखकर काओया बिना और शक पैदा किए वहां से चला जाता है। इस इंटरैक्शन के बाद अब शिबुसावा भी नाकाजिमा के अचानक गायब होने को लेकर सीरियस हो जाता है। वह नाना से कहता है कि वह उसके दोस्त को ढूंढने में मदद करेगा, जिससे नाना के लिए चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी गलती होगी। नाना उसे ठीक उसी टाइमलाइन में फंसा देती है जब झील अभी अभी फ्रीज हो रही थी और वो सीधा बर्फ के नीचे कैद हो जाता है। झील कम से कम 5 दिन तक नहीं पिघलेगी, यानी RPI शिबुसावा। अब नाना के 2 टारगेट खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम काओया है, जिसे पहले ही नाना पर शक हो चुका है। काओया या तो नाना जैसा ही स्मार्ट है या शायद उससे भी आगे। लेकिन असली सवाल ये है, उसकी पावर क्या है। नाना को उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने का तरीका निकालना होगा। तो वो उसे स्टॉक करने लगती है और नोटिस करती है कि काओया हर दिन लंच टाइम में एक बिल्ली को खाना खिलाने जाता है। वो जेनिटर के शेड में जाकर एक स्ट्रे कैट के लिए दूध गर्म करता है और रोज उसे खिलाता है। बाद में नाना उससे दोस्ती करने के बहाने फिर मिलती है और काओया उसे अपने रूम में बुला लेता है, लेकिन उसका कमरा किसी लाइब्रेरी से कम नहीं लगता। हालांकि काओया नाना के सामने कई छोटे छोटे हिंट छोड़ देता है, जिससे नाना उसकी पावर का अंदाजा लगाना शुरू कर देती है। वो नोटिस करती है कि काओया के खाने पीने की हर चीज पर लेबल लगे हैं, जिनमें एक्सपायरी डेट्स भी लिखी हैं। इससे नाना डिडक्ट कर लेती है कि काओया को स्मेल नहीं आती और उसकी विजन ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी वह कलर नहीं देख सकता। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं और इसी दौरान काओया उसे बताता है कि उसकी एक छोटी बहन थी जो टैलेंटेड थी और इसी आइलैंड पर भेजी गई थी। लेकिन काओया अपनी बहन के बारे में कभी कुछ नहीं सुन पाया, तो उसकी यहाँ आने का असली मकसद मानवता के दुश्मनों का अध्ययन करने के अलावा ये है कि उसे अपनी बहन का क्या हुआ ये जानना है। उसे लगता है कि नाकाजिमा के साथ जो हुआ वही उसे सारी जानकारी दे सकता है। काओया नाना से कहता है कि वो नाकाजिमा के क्राइम सीन पर उसके साथ चले और फिर एक बार फिर उसे सवालों से घेरता है। नाना को समझ नहीं आता कि काओया क्यों इतना शक्की है
और वो चाहती है कि काओया खुद के बारे में कुछ और बताए, क्योंकि वो इतना रहस्यमय लगता है। वो बहाना बनाती है कि काओया उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इस बार नाना उससे पूछती है कि उसकी असली पावर क्या है, लेकिन काओया पलटवार करता है और शक करता है कि क्या नाना सच में टैलेंटेड है, क्योंकि वो हमेशा उसकी पावर के बारे में सोचता रहता है। फिर भी नाना को कुछ नहीं पता। हालांकि काओया के पास नाना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो नाकाजिमा की गुमशुदगी में शामिल है, तो वो उसे अभी नहीं फंसा सकता। वो कुछ देर के लिए इसे छोड़ देता है और फिर नाना से पूछता है कि क्या वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, और नाना मान जाती है। अगले दिन नाना काओया के लिए एक ट्रैप तैयार करती है, क्योंकि अब उसे काओया की डेली रूटीन के बारे में पता चल चुका है, जैसे लंच ब्रेक के दौरान बिल्ली को खाना खिलाना, और वो शेड में गैस छोड़ देती है। वो इसे इस तरह से करती है कि जैसे ही काओया स्टोव ऑन करेगा, पूरा शेड धमाके से उड़ जाएगा और इससे उसकी पावर भी सामने आ जाएगी। जैसे ही काओया शेड में आता है, उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो स्टोव ऑन कर देता है, जिससे पूरा शेड उड़ जाता है और काओया पूरी तरह जलकर गिर पड़ता है। नाना, जो खुद को मासूम दिखा रही है, जलते हुए काओया के पास जाती है और शोर मचाती है कि वो मदद के लिए किसी को भेजेगी। लेकिन नाना को हैरानी होती है जब आधा मरा हुआ काओया अचानक उसके पैर पकड़ लेता है, जो उसकी पावर को जाहिर करता है। इमॉर्टैलिटी, इसका मतलब काओया को मारना नामुमकिन है, और क्योंकि नाना ही पहली थी जो सीन में पहुंची थी, अब उसे लगता है कि नाना मानवता की दुश्मन है। लेकिन तुरंत बाद काओया मानता है कि उसने बहुत दूर जा लिया था और वह शांत हो जाता है। अब उसकी सोच बदल चुकी है और उसे लगता है कि शायद नाना सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। तो वो नाना से माफी मांगता है और कहता है कि उम्मीद है हम अब भी दोस्त रह सकते हैं। नाना नहीं चाहती कि काओया उसे मुख्य आरोपी के तौर पर देखे, इसलिए वो अपनी सफाई देने के लिए एक प्लान बनाती है। उसी दिन नाना एक दयालु लड़की से मिलती है जिसका नाम मिचिरू है। मिचिरू एक थोड़ा बेमैच लड़की है, लेकिन वो बहुत ही दयालु है। उसकी पावर ये है कि वो किसी को भी तुरंत ठीक कर सकती है, बस अपनी लार से। वह मिचिरू के साथ क्लास के बुलियों से मदद लेकर उसके करीब आती है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे अपनी अगली योजना के लिए मिचिरू की जरूरत है। रात में नाना खुद को छुरा घोंपने का फैसला करती है। फिर मिचिरू जोर से चिल्लाती है और काओया मौके पर पहुंचता है। नाना, जिसे छुरा घोंपा गया था, जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि उसे पता था कि मिचिरू उसे बचा लेगी। जब नाना ने ऐसा किया तो वह उन्हें बताती है कि यह मानवता के दुश्मन का काम था और दुश्मन भी अदृश्य हो सकते हैं। लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद काओया फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे शक है कि शायद उसने खुद को छुरा घोंपा होगा। लेकिन एक बार फिर वह खुद से कहता है कि वह केवल अपनी जासूसी क्षमताओं से अनुमान लगा रहा है और उसके पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि नाना ने खुद को यह चोट दी। अगले दिन क्लास में वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नाकाजिमा को मानवता के दुश्मन ने मारा और इसीलिए उन्हें नया क्लास प्रतिनिधि चुनने की जरूरत है। नाना को क्लास का विश्वास मिलता है क्योंकि उसने मानवता के दुश्मन का सामना किया और जीवित रही, इसलिए वे उसे नया क्लास लीडर बनाने का फैसला करते हैं। उसका पहला आदेश क्लास लीडर के रूप में यह होता है कि वह एक विशेष छात्र को यह पता लगाने का आदेश देती है कि अन्य छात्रों के पास कौन सी क्षमताएं हैं और सबकी क्षमताओं को लिखने का काम शुरू करे। इसके लिए उसका शानदार बहाना यह था कि उन्हें सभी को आने वाले हमले के लिए तैयार करना है, और वह यह कारण बनाती है कि हमलावर पहले से ही द्वीप पर मौजूद है। हालांकि यह योजना उलट जाती है जब स्कूल के बाद वह एक लड़के सुनेकिची से मिलती है, जो उसे एक फोटो दिखाता है कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है।